हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आप पढ़ेंगे ना। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? अपचाई शर्करा, अनपचाई शर्करा, शर्करा, अशर्करा, ये सब आपने पढ़ा है। और आपने पढ़ा है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इन सब के एग्जाम्पल्स वगैरह देखा है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। आगे पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड्स में कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का यूज करना है। कैपिटल डी और कैपिटल एल। अभी आपने पढ़ा था स्मॉल डी स्मॉल एल। स्मॉल डी स्मॉल एल किसे दिखाता है? स्मॉल डी दिखाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आपने पढ़ा है कि जो स्मॉल डी होता है इसको एल से भी दिखाते हैं ना, या प्लस से भी दिखाते हैं। अरे स्मॉल डी या प्लस से। एक होता है स्मॉल एल, इसको माइनस से दिखाते हैं। ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और ये क्या होता है? वाम ध्रुवण घूर्णक। पढ़ाया तो उससे अलग है कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल का यूज क्यों होता है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का उपयोग सबसे पहले जान लीजिए किसके लिए होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और एमिनो अम्लों के लिए, और किसी के लिए नहीं होता। कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का उपयोग केवल कार्बोहाइड्रेट व एमिनो अम्लों के लिए होता है। सामान्य केस में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं डी विन्यास वाले होते हैं, कैपिटल डी विन्यास वाले। और एमिनो अम्ल, जितने भी एमिनो अम्ल पढ़ेंगे आप या पढ़ते हैं आप, वो कौन से विन्यास वाले होते हैं? एल विन्यास वाले। तो उसमें डी और एल कैसे होता है उसका आप बाद में पढ़ेंगे, जब प्रोटीन पढ़ेंगे आप। फिलहाल अभी बात होती है कार्बोहाइड्रेटों के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेटों में सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक होता है ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड क्या होता है पता है? कैसे शर्करा होता है, CHO, जो एल्डो ट्रायोज नहीं होता, एल्डो ट्रायोज, उसमें देखें ऐसा होता है CHOH और CH2OH। ये ग्लिसरल डिहाइड है, इसको कहा जाता है कैपिटल डी। और ये प्लस होता है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। देखो ये डी अलग है, डी और प्लस किसको दिखा रहे हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को मान लो लिखा हो। फिलहाल आपको कैपिटल डी से बात करना है कि ये कैपिटल डी वाली बात। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये डी प्लस ग्लिसरल डिहाइड होता है। अब ये डी क्यों है यही आपको समझना है, या कैसे डी कहना है। देखो सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहाँ बात करूँ कायरल कार्बन की संख्या, तो कायरल कार्बन में ये नहीं आएगा C डबल बॉन्ड O। देखो कायरल होने के लिए पहली बात sp3 होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा है? ये तो sp2 है, ये नहीं होगा। ये दोनों होने के चांस है। यहाँ पे दो ग्रुप सेम है, ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला कार्बन नहीं होगा। अब बचा ये कार्बन, तो ये कार्बन देखें आप, एक H लगा है इस कार्बन पे, एक OH लगा है, एक ये पूरा ग्रुप है और एक ही पूरा ग्रुप। डिफरेंट टाइप के सब ग्रुप, एक CHO, एक पूरा CH2OH है, एक OH है और एक H है। चारों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कायरल कार्बन। आपको मुख्य क्रियात्मक समूह से जो सबसे दूरी पर कायरल कार्बन होगा, यहाँ तो एक ही है, यहाँ तो एक ही कायरल कार्बन है ना, वहां पे आपको दिख रहा है OH का पोजीशन। अगर OH राइट साइड में होगा, ये तो है ग्लिसरल्डिहाइड, अगर OH राइट साइड में है तो डी लिखा है। OH का विन्यास दिखाता है मुख्य क्रियात्मक समूह से सबसे अधिकतम दूरी पर उपस्थित कायरल कार्बन पर OH का पोजीशन देखना है। अगर OH राइट साइड में होगा डी कहना है। प्लस का मतलब ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये जानते रहिए, हमको इससे मतलब है डी, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर आप यहाँ पे मिरर लगाते हैं, मिरर, अगर आप यहाँ मिरर लगा देंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा एल ग्लिसरल्डिहाइड। या आप ये जानते रहिए, इस बात को जानते रहिए कि डी और एल, डी व एल, ये एक दूसरे के होते हैं मिरर इमेज, एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिबिंब रूप होते हैं। अगर मान लो डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज की बात कर ले, डी फ्रक्टोज एल फ्रक्टोज की बात कर ले, तो वहां पे डी और एल एक दूसरे के क्या होंगे? प्रतिबिंब रूप। सामान्य केस में जो जो ग्लिसरल्डिहाइड की बात, जिस ग्लिसरल्डिहाइड की बात की जाती है वो ये वाला होता है। अगर आपसे कभी भी बोले ग्लिसरल्डिहाइड तो डी वाला बनाना है, एल वाला नहीं बनाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाए जाते हैं?
डी वाला। ग्लिसरॉल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि यहाँ पे 2 H ग्रुप है ना, पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड अथवा कीटोन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे है OH 2 है। तो यहाँ पे जब इसका L बनाएंगे ना, तो देखो जब मिरर इमेज बनाते हैं ना, तो केवल कायरल कार्बन पर ही पोजीशन चेंज होता है, बाकी और अन्य स्थान पे पोजीशन नहीं चेंज होता है। आप इसको ना इस तरीके से बना सकते हैं, CHO OH H CH2OH। इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना सकते हैं, और मॉडर्न में इसी प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, मॉडर्न में इसी प्रकार से बनाते हैं। इसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन। इस स्ट्रक्चर का नाम है फिशर प्रोजेक्शन कह सकते हैं, स्ट्रक्चर जो भी कहें। इस प्रकार से बनाए आप। OH इधर राइट में है, दिख तो रहा है राइट में। अब इसका मिरर बनाएंगे तो यहाँ पे OH इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, बस आपको मिलेगा OH इधर, H इधर, और ये मिलेगा CH2OH। जानते इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे L, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। जब मिरर बनता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ है। ये हो जाएगा L माइनस, कह सकते हैं चाहे तो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा लिख देता हूँ, अभी लिख दूंगा कि DOL कैसे पता करते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह से सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित, सबसे दूरी पर, अधिकतम दूरी पर उपस्थित कायरल कार्बन पर OH का पोजीशन दे। यहां मैं लिख देना थोड़ा सा, D व L विन्यास का निर्धारण, मुख्य क्रियात्मक समूह से, मुख्य क्रियात्मक समूह से सर्वाधिक या सबसे अधिक, कैसे नहीं, सर्वाधिक दूरी पर उपस्थित कायरल कार्बन पर OH समूह की स्थिति के आधार पर किया जाता है, स्थिति के आधार पर किया जाता है। OH, मैं लिख रहा हूं ना, दूरस्थ कायरल कार्बन पर, दूरस्थ का मतलब सबसे दूरी पर जो होगा, ठीक है, दूरस्थ कायरल कार्बन पर OH के दाहिने दिशा में, या दाईं ओर लिखो सीधा, दाईं ओर उपस्थित होने पर उसे डी विन्यास, लिख लेंगे आप लोग, डी विन्यास। जबकि बाईं ओर उपस्थित होने पर उसे एल विन्यास कहा जाता है, विन्यास कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मान लो ये है, इसकी बात करें, एक होता है ग्लूकोज, अगर उसका बनाएंगे रियल स्ट्रक्चर। देखिए ग्लूकोज के जो आपने ग्लूकोज फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर भी बनाए थे, वो स्ट्रक्चर यूज होते हैं रिएक्शन के दौरान। जैसे अगर रिएक्शन वगैरह कराना हो ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, तो उसके लिए आप यूज कर लेंगे ग्लूकोज का CHO, CHO 4 बार, फिर CH2OH, इस फॉर्म का यूज करेंगे रिएक्शन के लिए। ठीक है,
लेकिन ग्लूकोज की जो वास्तविक संरचना होती है वो जब मतलब जैसे ग्लूकोज आपको पता है ना कि डाइसेकेराइड जो होते हैं वो ग्लूकोज फ्रक्टोज मतलब सुक्रोज की बात करें ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना होता है। अगर बात करें माल्टोज के दो ग्लूकोज से बना होता है तो वहाँ पे उस केस में ग्लूकोज की वास्तविक संरचना का यूज करते हैं। अगर मान लो लैक्टोज को बनाना हो या माल्टोज को बनाना हो तो वहाँ पे दो ग्लूकोज को मिला देंगे तो मिल जाएगा आपका, हाँ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे ग्लूकोज की वास्तविक संरचना का यूज करना है, इस संरचना का यूज नहीं करेंगे। जो आप CHO बनाएंगे CHOH 4 बार CH2OH, ये केवल रिएक्शन के दौरान यूज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर वास्तविक संरचना बनाए वास्तविक तो वहाँ पे यही बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। फिशर बनाना हो, फिशर वाला फिशर स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोजेक्शन क्या दिया जा रहा है, क्या बनाएंगे CHO बनाएंगे और यहाँ पे क्या होता है CH2OH, इसके बाद यहाँ पे OH OH, इधर OH होता है। कितने हो गए कार्बन, इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे H लगा लेंगे आप लोग, ये H होगा, ये H होगा, ये H होगा। CHOH 4 बार होता है ना, CHOH 4 बार होता है, लेकिन आपको वास्तव में OH की पोजीशन और H की पोजीशन याद रखने होंगे। ये वास्तविक स्ट्रक्चर यही होता है ग्लूकोज का। ये OH 4 बार, ये वाला शुरू का स्टार्टिंग से, फिर ये OH ये OH, ये दोनों कायरल नहीं होते हैं। बाकी सभी कार्बन जो होते हैं क्या होते हैं कायरल, इसमें ये सभी के सभी कार्बन कायरल होते हैं। तो वहाँ पे लिख सकते हैं कायरल कार्बन कितना होता है, हाँ ये भी कायरल कार्बन है, ये भी है, ये भी नहीं, 4 ही होगा, ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे कायरल कार्बन, कभी कभी पूछता है कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक होता है। तो यहाँ पे देखो, इससे ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इससे सबसे अधिकतम दूरी पर ये वाला कायरल कार्बन, यही OH का पोजीशन देखना है। जो D और L वाला निर्धारण होता है वो सबको नहीं देख लेंगे, मतलब इसका कायरल कार्बन इसको नहीं देख सकते आप लोग, आपको केवल लास्ट वाले देखना पड़ेगा। और लास्ट वाला का जो कायरल कार्बन है वो 5वें नंबर का कार्बन है, 1 2 3 4, जो 5वें नंबर का कार्बन होगा वही क्या होता है सबसे दूरस्थ कायरल कार्बन होता है ग्लूकोज के लिए। उसी पे आपके OH के पोजीशन देखना, अगर OH राइट में होगा तो आप इसको बोलेंगे D, और जो ग्लूकोज आप यूज करते हैं यही बनता है, मतलब जो सामान्य केस में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो यही हो, D ग्लूकोज होता है, या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आप बोलेंगे इसको D ग्लूकोज। अब प्लस भी कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। फ्रक्टोज देखो, फ्रक्टोज का भी D होगा लेकिन वहाँ पे D माइनस लिखना है, ऐसा नहीं कि D होगा तो प्लस ही होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, ग्लूकोज क्या होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो कैसा होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं D और L की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चाहें तो प्लस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ D प्लस ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज आप यूज करते हैं वो D ग्लूकोज होता है, D ग्लूकोज। ठीक है, अगर इसका L बनाना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा मिरर। बस क्या होगा यहाँ पे कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है CHO कर लीजिए, बाकी यहाँ CH2OH, इधर OH हो जाएगा और इधर OH होगा, यहाँ OH इधर OH, बाकी H लगा लीजिएगा। इसका नाम होता है L माइनस ग्लूकोज, मतलब L ग्लूकोज होगा। अगर प्लस का मिरर बनाएंगे तो क्या होगा माइनस। बेसिकली चर्चा आपको D और L से करनी है, यहाँ होगा L ग्लूकोज, आप इसको माइनस कह सकते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से थोड़ा सा, D ग्लूकोज और L ग्लूकोज दोनों का IUPAC नाम देख लें आप। पहले मैं D ग्लूकोज की बात करता हूँ। देखो ये सामान्य नाम है, मतलब D ग्लूकोज L ग्लूकोज ये सामान्य नाम है, दोनों को बता देना ये कौन से नाम है दोनों।
सामान्य या त्रिविम नाम कह सकते हैं। IUPAC नाम क्या होंगे इसके? पहले मैं इसकी बात करता हूँ, डी वाले की। तो जानते कैसे लिखा जाता है? यहाँ कायरल कार्बन पर OH का पोजीशन लिख देते हैं। कायरल कार्बन पर OH का पोजीशन लिखते हैं कि भाई इस पे क्या है, राइट में है तो डी लिखते हैं, लिखेंगे जानते हैं, ऐसा लिखते हैं। दूसरे पर डी, फिर थर्ड पे क्या है, थर्ड पे एल है, राइट में हुआ तो एल लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, 4D है, इसके बाद क्या है, 5D है। कायरल कार्बन पर OH का पोजीशन लिखा जाता है कि 2 पे D, 3 पे L है, फिर 4 पे क्या है, D है, फिर 5 D का मतलब OH का पोजीशन दिखा रहा है। सामान्य केस में आप डी वाली जब बात करते हैं तो लास्ट कार्बन को दिखाता है, लेकिन जब नाम लिखिए सभी कायरल कार्बन का लिख लेंगे इसे। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखेंगे 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। भाई 5 OH है ना भाई, 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और हेक्सेनल 6 कार्बन है, और एल्डिहाइड है। यही लिखना है आपको, लिखेंगे 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। देखो इतना तो वहां भी लिखेंगे आप लोग, जो 2 3 4 5 6 यहाँ भी तो है हाइड्रोक्सी, वैसा ही है, बस पोजीशन डिफरेंट है ना, तो बस पोजीशन के लिए लिखेंगे, बाकी ये वाला नाम सेम रहेगा। 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल वहां भी होगा, लेकिन उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो उसका बता रहा हूँ, दूसरे वाले का यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वहां पे, चलो मैं वही लिख दे रहा हूँ, बाकी वो लिख लीजिएगा आप लोग, IUPAC नाम। ऐसा क्या क्या लिखेंगे पता है, ये लिख लेना, क्या लिखेंगे, 2 भाई 1 ये है, 3 4 5 6, 2 पे L है, उसका उल्टा होगा, फिर क्या है, 3 पे D है, फिर क्या है, 4 पे L है, फिर क्या है, 5 पे L है, ऐसा लिखेंगे। 2D है, नहीं 2L 3D 4L 5L, इसके बाद सेम ही लिख देना आप लोग, क्या 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, लिख लो फिर। अब देखिए बात हो रही है IPC नाम वगैरह लिख लेंगे, ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज का। अभी चर्चाएं की जा रही है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को आप बोलते हैं हेमी एसिटल संरचना। आपने हेमी एसिटल के बारे में पढ़ा है ना, कि जब किसी कार्बन से एल्कोक्सी और एल्कोहल, जब किसी कार्बन से कौन से एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हों, ईथर ग्रुप जुड़ा हो, और कौन सा OH एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल संरचना। अब ग्लूकोज जो है इसी रूप में पाया जाता है। सामान्य केस में हेमी एसिटल संरचना अस्थायी होती है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना कुछ स्थायी है। अब ग्लूकोज इसी रूप में पाया ही जाता है, हेमी एसिटल के रूप में, ओपन फॉर्म में नहीं पाया जाता ग्लूकोज। आप बना रहे ओपन फॉर्म ठीक है, लेकिन ग्लूकोज किस रूप में पाया जाता है, साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, हेमी एसिटल के रूप। अब बनवाया जा रहा है आपको, देखो ध्यान से, पहले आप ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओपन से क्लोज बनवाना सिखाया जाएगा कैसे बनता है। तो आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, इधर लिख दो CH2OH, OH OH, थोड़ा सा और नजदीक कर लीजिए, CH2OH, OH OH, फिर इधर OH है, ये है आपका डी ग्लूकोज से बनता है, इसका नाम है डी ग्लूकोज, या आप क्या कह सकते हैं, डी ग्लूकोज कहिए चाहे डी प्लस ग्लूकोज कहिए, सही नाम तो डी प्लस ग्लूकोज होना चाहिए। चाहे डी ग्लूकोज कहें चाहे डी प्लस ग्लूकोज कहें। अब देखो इससे कैसे बनता है साइक्लिक फॉर्म, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, जानते हैं भाई सेम योगदान है, जो हाँ जो सबसे दूरी पर काइरल कार्बन नहीं है उसका OH इसके साइक्लिक फॉर्म को बनाने में हेल्प करता है, इसका OH क्या होता है पता है,
ये कार्बन आप जानते हैं sp2 है, sp2 संकट इसमें है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे क्या आता है माइनस। सबसे अधिकतम दूरी वाला कार्बन का OH, ये इन सब का नहीं, इसका OH जो है ना ये ब्रेक होता है ऐसे माइनस प्लस में, CH जाके इसके पास जुड़ेगा OH मिल जाएगा भाई, H जाके जुड़ेगा क्या मिल जाएगा OH। फिर ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है बॉन्ड। नहीं समझ पा रहे हैं, ये H जाके O के पास जुड़ता है और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है बॉन्ड। अच्छा आप ये देखें, ये कार्बन जो था ना, ये कार्बन sp2 है, और ये कार्बन जो है अभी मान लो जुड़ने के बाद OH बनेगा, इससे मान लो जब जुड़ता है तो यहाँ पे OH आएगा कि नहीं, फिर H रहेगा, इस कार्बन से देखिए एक H हो जाएगा, एक OH हो जाएगा, और एक O जुड़ेगा ईथर बन जाएगा, COC हो जाएगा यार, कार्बन है फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ भी तो कार्बन है, ROR, एक OH बनेगा, जुड़ने के बाद एक H रहेगा, एक ईथर का लिंकेज हो जाएगा, भाई कार्बन है फिर ऑक्सीजन है फिर कार्बन, एक ईथर का लिंकेज, और इतना बड़ा ग्रुप, मतलब चारों कार्बन डिफरेंट होंगे या चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी इस कार्बन की, जुड़ने के बाद चारों से लगता है क्या होंगी, आपस में भिन्न भिन्न होंगी। तो आप इस कार्बन को बोलने वाले हैं क्या प्रोकाइरल, क्योंकि जुड़ने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो कायरल हो जाएगा, कायरल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो आप जोड़ेंगे ना OH, एक बार सामने मिलेगा और एक बार कहाँ मिलेगा पीछे की तरफ, जोड़ने के बाद। तो पहला कंडीशन क्या है कि मान लो ये होगा तो आगे स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, मान लो ये आपका OH सामने मिले, H को इसी पास में कर दीजिए और पांचवें कार्बन के बीच में ऐसा इस प्रकार का लिंकेज बना देंगे। बाकी सब छाप लीजिए, ये H है, H गया है बॉन्ड बना लिया ना इसके साथ, और यहाँ पे लिख लें आप जैसा था वैसा लिख लेंगे, चौथे कार्बन का OH, थर्ड कार्बन का OH, और ये सेकेंड कार्बन का OH। अभी देखो पांचवें ये पहला कार्बन था भाई, था ना पहला कार्बन, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में एक रिंग बन जाएगी, मतलब बंद फॉर्म बनेगा। और ये जो कार्बन नहीं, इस कार्बन को, यही है ना भाई, H है OH है, और ये ईथर का, इसको आप जानते हैं, इसको ईथर का लिंकेज बोलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये कार्बन फिर ऑक्सीजन है फिर कार्बन का ना, ये ईथर का लिंकेज है और ये अल्कोहल का लिंकेज है। तो अगर कोई कार्बन, किसी कार्बन पे OH और ईथर दोनों का लिंकेज होता है, आप उस कार्बन को यहां बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या है मैं बता दे रहा हूं, जब ये हेमी एसिडल को ही आप बोलेंगे इस ग्लूकोज के रूप, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज का बनाएंगे ना, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म, चक्रीय संरचना, तो उस केस में जिस कार्बन पे OH का और ईथर का दोनों का लिंकेज रहेगा, आप उस कार्बन को क्या नाम देने वाले हैं, एनोमेरिक कार्बन। लिख सकते हैं कि जिस कार्बन पर, मैं इसको एक और नाम दे सकता हूँ, हेमी एसिडल स्ट्रक्चर है, इस कार्बन को क्या नाम देंगे आप, एनोमेरिक कार्बन। कैसे कहेंगे एनोमेरिक कार्बन, कि जब किसी कार्बन पर OH तथा ईथर दोनों का योग हो, या बंध कह सकते हैं, दोनों का जुड़ाव हो, लिख सकते हैं। जब किसी भी कार्बन पे ईथर का भी लिंकेज हो, OH का भी लिंकेज हो, तो उस कार्बन को आप क्या नाम देने वाले हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज के फॉर्म में एनोमेरिक कार्बन। और अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH सामने की दिशा में होगा तो अल्फा बोलेंगे, पीछे की दिशा में होगा तो क्या बोलेंगे, बीटा। एनोमेरिक कार्बन यही है भाई, बाकी सब नहीं एनोमेरिक कार्बन।
उस पर OH सामने की दिशा में अल्फा, पीछे की दिशा में भी जाएगा भाई, क्योंकि ये प्रोकायरल था ना। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, OH सामने भी जुड़ सकता है और कहाँ जुड़ सकता है, पीछे। तो आप इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, या आप इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कह सकते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और फ्रक्टोज की इसके जो दूसरा फॉर्म बनेगा वो क्या बनाएंगे आप, OH को पीछे कर दें, PH को यहीं रखें, CH2OH, ऐसे बना लिया आप। क्या मिलेगा, OH, फिर यहाँ OH मिलेगा, इधर OH। इसको आप क्या बोलेंगे, हाँ, अब पीछे की दिशा में होगा, हाँ, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज। आप थोड़ा इस बात को लिख लेंगे ना, यहाँ अगर जगह होगा तो लिखेंगे एनोमेरिक कार्बन पर OH के राइट दिशा में पाए जाने पर, दाएं दिशा में, दाईं ओर लिख सकते हैं आप लोग, पाए जाने पर उसे अल्फा, जबकि बाईं ओर पाए जाने पर उसे बीटा कहा जाता है। देखिए फटाफट, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनी है भाई, आप देख रहे हैं पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में बंद श्रृंखला बनी। आप देखो, मैंने आपको बताया है कि जिस कार्बन पे ईथर का और OH का लिंकेज होगा उसको आप बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को एक और नाम से जानते हैं, हेमी एसिटल ना भाई, आप जानते हैं ईथर और OH का दोनों का लिंकेज होगा तो उस संरचना को आप क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। ये ग्लूकोज का कौन सा संरचना है, हेमी एसिटल। ये भी ग्लूकोज का कौन सा संरचना होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर हेमी एसिटल है। ये भी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये भी है वो भी है ना, जिसमें से एक अल्फा एक बीटा, ये भी है, लिख ले बेटा। अच्छा देखिए ध्यान से, ग्लूकोज के विषय में बातें हैं कि जो ग्लूकोज होता है किस रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज की हेमी एसिटल स्ट्रक्चर स्थायी होती है, अर्थात ग्लूकोज हेमी एसिटल फॉर्म में पाया जाता है, चक्रीय फॉर्म में पाया जाता है। जो भी कहें आप, चक्रीय रूप कहें चाहे क्या कह सकते हैं, हेमी एसिटल फॉर्म में पाया जाता है ग्लूकोज। तो हेमी एसिटल में दो फॉर्म है, एक अल्फा एक बीटा है, दो ही स्ट्रक्चर हैं, दो ही रूप हैं, अल्फा रूप और कौन सा है, बीटा रूप। वही बताया गया है कि ग्लूकोज की हेमी एसिटल संरचना स्थायी होती है। ठोस अवस्था में जो ग्लूकोज होता है, ठोस अवस्था में ग्लूकोज अल्फा और बीटा दो रूपों में पाया जाता है, जिसमें बीटा रूप क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। अल्फा बीटा दो रूप है, जिसमें बीटा रूप क्या होता है, ज्यादा स्थायी। देखो देखो ध्यान से, ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म के विषय में कुछ और पॉइंट्स देख लें आप। जो अल्फा और बीटा रूप नहीं होते, देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा रूप जो होते हैं, ग्लूकोज का हो चाहे फ्रक्टोज का हो, वो आपस में डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो देखिए ध्यान से, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल बनता है ना, डी और एल विन्यास में, वो एक दूसरे के इनेंसियोमर्स होते हैं, प्रतिबिंब रूप। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो आपने पढ़ा है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एल विन्यास वाले जो होते हैं, या स्मॉल एल, ये भी हो जाते हैं, उसमें क्या है। लेकिन आपने कैपिटल डी के बारे में पढ़ा है, तो कैपिटल एल या स्मॉल एल की बात करें, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंसियोमर्स, प्रतिबिंब रूप।
और ये जो है अल्फा बीटा रूप एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं और इन्हें एनोमर्स भी कहा जाता है। एनोमर्स को याद रखना। एनोमर्स क्यों कहा जाता है? देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे अल्फा बीट क्या है, अल्फा रूप क्या होता है, अल्फा रूप में क्या होता है कि ये जो एनोमेरिक कार्बन होता है इस पे वो सामने की दिशा में होता है, और बीटा रूप में बस इसी पर केवल एनोमेरिक कार्बन पर, बाकी सब पोजीशन सेम रहेगा। जो विन्यास अल्फा रूप का होता है वही विन्यास बीटा रूप का भी होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन पर OH के पोजीशन बदलेगा। अल्फा रूप में OH सामने की दिशा में है और बीटा रूप में OH पीछे की दिशा में। ठीक है, केवल एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस होगा तो उसे आपस में एनोमर्स कहेंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमर्स। वही लिखा गया है कि एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स, और इन्हें आपस में क्या कहा जाता है, एनोमर्स भी कहा जाता है। एनोमर्स किसे कहते हैं वो लिखा गया ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एनोमेरिक कार्बन पर विन्यास पर अंतर हो, एनोमेरिक कार्बन पर ही, केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही विन्यास में क्या रहता है, डिफरेंस, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है केवल एनोमेरिक कार्बन पर, और कहीं नहीं। फटाफट लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से, एनोमर्स पढ़ लिया आपने, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स पढ़ लिया है। अभी इसी में आप पढ़ेंगे ईपीमर्स के बारे में। ईपीमर्स क्या होते हैं? देखो, जब केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही विन्यास में डिफरेंस होगा तो एनोमर्स होंगे। और एनोमेरिक कार्बन होता कौन, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। एनोमेरिक कार्बन मतलब अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिसपे OH और एल्कोक्सी दोनों ग्रुप रहेंगे उसको आप बोल सकते हैं एनोमेरिक कार्बन। या वैसे ही बता दिया जाए कि किसमें एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन होगा, जैसे ग्लूकोज हो जाए आपको, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें पहला नंबर का जो कार्बन होगा, जो CHO है वही बना था एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज में CHO पहला कार्बन था, वही बना था एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब ऐसे यौगिक है जिनमें पहला कार्बन ही क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन। और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन एनोमेरिक कार्बन। जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है ऐसा समझ सकते हैं आप, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वही कन्वर्ट होता है किसमें, एनोमेरिक कार्बन, ऐसा समझ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो आप ये भी जानते रहिए कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इन सब में पहला कार्बन ही क्या होगा, एनोमेरिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्लूकोज गैलेक्टोज सेम होते हैं। ग्लूकोज गैलेक्टोज एक दूसरे के एनोमर्स नहीं होते हैं, वहां एनोमेरिक कार्बन में कुछ अंतर नहीं होता। एनोमेरिक कार्बन के अलावा जो कार्बन पाए जाएंगे वो भी एक सोच शुगर होता है। ग्लूकोज का भी फार्मूला यही होता है C6H12O6, गैलेक्टोज का भी यही होगा और मैनोज का भी यही होगा। फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं, गैलेक्टोज और मैनोज। यहां जो है आप बोल सकते हैं एनोमेरिक कार्बन कौन होगा, फर्स्ट नंबर कार्बन, प्रथम कार्बन बोल सकते हैं, वो बनता है एनोमेरिक कार्बन। तो देखो ध्यान से, अगर एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी एक ही कार्बन पर, बस वो एनोमेरिक नाम है, मतलब पहला कार्बन को छोड़कर किसी अन्य कार्बन पर अगर OH के विन्यास में डिफरेंस होगा तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, ईपीमर्स। एनोमेरिक कार्बन के अलावा अर्थात प्रथम कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पर विन्यास में डिफरेंस होगा तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, ईपीमर्स। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे पहला एग्जांपल लिख सकते हैं, ग्लूकोज हुआ गैलेक्टोज की बात अगर कर लिया जाए, ग्लूकोज व गैलेक्टोज में जानते हैं, अगर मान लीजिए ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो एनोमेरिक कार्बन होता है ना वो ओपन स्ट्रक्चर में डिसाइड होता है। मतलब आप जैसे इसको आप बोल देंगे एनोमेरिक कार्बन, ऐसे उसका भी बनेगा तो उसको भी क्या बोल देंगे, पहले कार्बन को क्या बोल देना है, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कैसे होता है कैसे नहीं, अब इसको बोल देंगे ये कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। CHO बनाएंगे, वो भी कौन सा, अल्फा वाला, डी वाला बनाना है, डी वाला। तो आप बना लीजिए इसको, CH2OH, OH, OH, इधर OH होगा, इधर OH, ये आपका है ग्लूकोज।
डी प्लस ग्लूकोज कह सकते हैं। उसमें क्या है, वो भी डी होता है, अगला भी डी होगा। यहाँ जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जानते हैं क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस यही होता है कि इसमें जो होता है ना, 2 3 4 5 6, ये पांचवा कार्बन है और ये छठवां। अगर चौथे कार्बन पर OH का डिफरेंस, विन्यास में डिफरेंस हो जाए तो गैलेक्टोज बन जाए। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर चौथे कार्बन पर OH के विन्यास में डिफरेंस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा। तो आप यहाँ अगर इसका गैलेक्टोज का बनाते हैं, ये ग्लूकोज है, CH2OH, OH चौथा कार्बन ही आएगा ना, ये पांचवा था, OH इधर कर दें आप, बाकी सेम वही रहेगा, H H H। तो इसको छोड़िए अभी आप, एनोमेरिक कार्बन की यहाँ पे जो है DOL की बात, डी को छोड़े आप लोग, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पे क्या है, चौथे कार्बन पर OH का डिफरेंस है ना, बाकी पांचवा सब कुछ सेम है, बस चौथे कार्बन पर OH बदला हुआ है, चौथे कार्बन पर OH बदला हुआ है, ये गैलेक्टोज है। तो इन दोनों को आपस में C4 ईपीमर्स कहा है, मतलब जिस कार्बन पे बनेगा उसके हिसाब से नाम दिया है। ईपीमर्स तो है ही, अब तीसरे कार्बन पे डिफरेंस बना है तो उसके हिसाब से इसको बोलते हैं C4 ईपीमर्स। लिखते हैं C4, थोड़ा दूर बनाना चाहिए था, चलिए ठीक है, C4 ईपीमर्स लिख लीजिएगा आप लोग। अगर बात किया जाए ग्लूकोज और मैनोज की, दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं, ग्लूकोज और मैनोज, इसमें क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए आप, CHO CH2OH, OH OH इधर रहेगा, OH OH, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर मैनोज का बनाया जाए तो यहाँ पे CHO होगा, प्रथम कार्बन ये एनोमेरिक कार्बन, OH OH OH, यहाँ पे ना जैसे पहला कार्बन दूसरा कार्बन नहीं है, यहाँ पे दूसरे कार्बन में OH का डिफरेंस होता है, थर्ड कार्बन तक सेम रहेगा, थर्ड फोर्थ सब सेम रहेंगे। यहाँ पे OH OH, फिर इधर OH है, फिर इधर ये ना H हो जाएगा। यहाँ जो दूसरे कार्बन का OH है उस तरफ है, यहाँ पे आप इस तरफ कर लेंगे, ग्लूकोज से ही सब डिसाइड करेंगे आप। ये आपका मैनोज है, ठीक है, मैनोज है। यहाँ पे भी कायरल कार्बन उतना ही है, यहाँ पे भी जो कायरल कार्बन नहीं है, जैसे 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी होंगे, उसमें क्या है, वहाँ भी 4 4 होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, एनोमेरिक कार्बन सेम रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा, डी ये भी वो भी डी होगा। बस डिफरेंस क्या है, एनोमेरिक कार्बन के अलावा कोई अन्य कार्बन होगा जिस पर OH का विन्यास डिफर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, आप इसको बोलेंगे C2 ईपीमर्स। ठीक है, और आपको ये बता दिया जाए, जो भी आपने ग्लूकोज का, देखो ध्यान से, क्या हो दिक्कत है क्या, जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने बनाई थी ना, उसमें क्या था, ध्यान दिया आपको, मान लीजिए ग्लूकोज का अल्फा वाला बनाया था आपने, स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से आपने जो है अल्फा वाला स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे एच कर लेंगे। ओपन फॉर्म में ग्लूकोज कितने, भाई कितने कैलोरी कार्बन, 4 4 होते हैं ना। अगर आपने इसको क्लोज किया, मान लीजिए ये अल्फा बना है, अल्फा, तो यहाँ पे ना ये भी तो कायरल हुआ था, मैंने बताया था, sp2 था, जो पहला कार्बन था वो भी कायरल होने वाला था, तभी तो 2 विन्यास मिले अल्फा बीटा, वो ये सामने मिला और कहाँ मिला, पीछे। तो जब क्लोज होता है, बंद होता है, तो उस केस में एनोमेरिक कायरल कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे कितने कायरल कार्बन होंगे, 5, पर इस बात को याद रखें, यहाँ पे याद रखेंगे, आप लिख लीजिएगा उस जगह, अल्फा चाहे बीटा जो भी हो, अल्फा में भी 5 होंगे और बीटा में भी क्या होंगे, 5।
कायरल कार्बन। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप देखेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का बहुत आधुनिक, मतलब उसका मोस्ट मॉडर्न मॉडर्न रूप कह सकते हैं, आधुनिक रूप। ठीक है, आधुनिक रूप। आधुनिक में ग्लूकोज का अल्फा बीटा जो रूप है किस तरीके से यूज होता है, चक्रीय संरचना का अल्फा बीटा रूप। तो देखो ध्यान से, आधुनिक में जो है ना उसको बोलते हैं हावर्थ संरचना, ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, अंग्रेजी में हैवार्थ कहा जाता है, HAWRTH, हैवार्थ स्ट्रक्चर। तो देखिए ध्यान से, हावर्थ या हैवार्थ जो भी कहें, हावर्थ ने ग्लूकोज की अल्फा बीटा संरचना अर्थात चक्रीय संरचना भी कह सकते हैं, आप इसको चक्री भी कह सकते हैं ना, संरचना को पाइरेन रिंग के समान प्रस्तुत। अब वही जानना है पाइरेन रिंग क्या होता है, तो जानते रहो पाइरेन रिंग जो होता है यही होता है पाइरेन रिंग, इसी के समान बनाया था। ठीक है, ऐसा ही नहीं, मतलब ऐसे लग रहा था वो उसमें भी 6 सदस्य थे। सदस्य जानते हैं, मतलब ये देखो ये रिंग बना हुआ है ना, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन भाग, रिंग के अंदर क्या क्या है, कितने सदस्य हैं, तो 5 कार्बन है कह सकते हैं, वह 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या है, 6 सदस्यीय रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं। इसी के समान प्रस्तुत किया, जिसको जो है ना पाइरेन के समान प्रस्तुत किया, और उस स्ट्रक्चर को ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाता है। जैसे अल्फा बीटा को पाइरेन के समान प्रस्तुत किया और उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज संरचना। जैसे देखो ध्यान से, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाया गया, अल्फा डी ग्लूकोज को ऐसे बनाया गया, देखो इसी प्रकार से प्रस्तुत किया गया था। यहाँ 6 सदस्य यहाँ भी है, बस इसको याद रखिए आप, यहाँ पे भी 6 सदस्य हैं। यहाँ पे देखो ना, OH को ये नीचे रखा गया, ये OH नीचे था, यहाँ पे OH ऊपर था, ये नीचे, और यहाँ पे CH2OH था, इस प्रकार से था। H H कर सकते हैं, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ H, ये अल्फा डी ग्लूकोज। OH OH कर लेंगे, फिर OH, इधर OH होगा, फिर ये CH2OH। ठीक है, CH2OH बचता है, क्योंकि देखो अगर ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा, जैसे वैसे तो कार्बन 6 होते हैं और ऑक्सीजन को भी शामिल कर लेंगे तो फिर 7 हो जाएगा, लेकिन बनाना 6 सदस्य रिंग है। जो CH2OH नीचे नहीं होता है, आपने लास्ट में अल्फा डी ग्लूकोज का बनाया है, CH2OH नीचे होता है, वो यहाँ है। और ये आपका जानते हैं, ये जो है ये पहला कार्बन, क्यों जानते हैं, OH का भी लिंकेज है, और ये COC, ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं पहला कार्बन, इस पे OH का लिंकेज है, यही एनोमेरिक कार्बन है, यही इसमें एनोमेरिक कार्बन, ये OH का लिंकेज है, और ये कौन सा है, COC, ये ईथर का लिंकेज है। और ये आपका जानते हैं गिनने से ही, ये है आपका 5वां कार्बन। तो पहले और 5वें के बीच ही रिंग बनी थी, अगर आपको याद है अल्फा बीटा में पहले और 5वें के बीच रिंग बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से बनता है, OH फिर OH फिर ये OH ऊपर कर देना है, दोनों OH रहेंगे, फिर ये ऊपर ऐसा। अगर इसका बीटा बनाएंगे, जानते हैं बीटा क्या बनेगा, बस एनोमेरिक कार्बन पर OH बदल जाएगा, बस तो बीटा रूप हो जाएगा। एनोमेरिक कार्बन पर ही, जो ये पहला कार्बन है इसी कार्बन पर OH का विन्यास डिफर कर दें, बाकी सब सेम रहे। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इसका जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, प्लस होता है जानते हैं, डी भी जानते हैं आप लोग, डेक्स्ट्रो वाला बना रहे हैं ना, अल्फा, ये डी वो बता रहा है ना, डी फॉर्म भाई, कह सकते हैं कि मुख्य क्रियात्मक समूह से सबसे अधिकतम दूरी पर जो कायरल कार्बन था उस पर OH राइट में था, उसी का यूज करते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। या इसका सही नाम जानते हैं क्या होता है, सही नाम होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। चाहिए लिखा चाहिए। अब बीटा कैसे बनाएंगे, बस यहाँ पे जो है, हाँ एनोमेरिक कार्बन पर OH बदल दें,
OH यहाँ ऊपर कर दे बस। यहाँ इस प्रकार से बनेगा CH2OH, यहाँ ऐसे लगा दें आप। ये क्या है आपका, ये है बीटा डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, या बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अच्छा, आपने लिखा था एक पॉइंट कि अल्फा और बीटा रूप ज्यादा स्थायी होता है ना। जानते हैं क्यों? देखो, अल्फा रूप में दोनों OH पास पास हैं, थोड़ा रिपल्सन होता है, और बीटा रूप में OH दूर डिस्टेंस पे हैं, यहाँ रिपल्सन कम होता है। इसी की वजह से बीटा रूप ज्यादा स्थायी होता है और अल्फा रूप क्या होता है, कम स्थायी। और कोई बात नहीं, इसको लिखो फिर। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, फ्रक्टोज का देखो, फ्रक्टोज की जो वास्तविक संरचना होती है, ठीक है, वो क्या होती है, CH2OH, ऐसा कर सकते हैं आप, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो कर सकते हैं ना। इसके अलावा CH2OH, OH, फिर ये क्या होता है, फिर OH होता है, फ्लावर ऊपर कर दिया जाए, OH, OH, इधर OH, ऐसा होता है। ये फ्रक्टोज का है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। फ्रक्टोज में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होता है, कीटोन, और कीटोन बीच में रहना है दूसरे कार्बन को। ये फर्स्ट सेकेंड कुल मिला के 6 कार्बन है ना, थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ये देखो, यहाँ पे जो मैं बात करूं, अगर कायरल कार्बन की बात करूं, कायरल कार्बन जानते कितने हैं? हाँ 3 है, ये है और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या होती है 3। ठीक है, और ये जो होता है देखो, यहाँ पे जो सबसे, इससे ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, 3 कायरल कार्बन है, सबसे अधिकतम दूरी पर यही है, 5वें नंबर का। ग्लूकोज में 5वें नंबर का सबसे अधिकतम दूरी पर था, और इसका भी वही है। यहाँ पे भी देखो, OH सामने की दिशा में होगा, तो आप इसको बोलेंगे डी फ्रक्टोज, और ये माइनस होता है। फ्रक्टोज आपको बताया गया कि ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और फ्रक्टोज कैसा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो डी लिख सकते हैं, और डी के अलावा इसके साथ माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। ये होगा डी माइनस फ्रक्टोज, या केवल डी फ्रक्टोज कह सकते हैं, लेकिन सही होगा डी माइनस फ्रक्टोज। आप इसको डी फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका यल बनाया जाए तो डी और यल एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज इमेंसिमर्स कह सकते हैं आप, प्रतिबिंब रूप। तो अगर इसका यल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2H वैसा ही रहेगा, मिरर मान लगा दिया जाए, तो क्या मिलेगा, CH2OH वही रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, ये इधर हो जाएगा, ये भी इधर हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O कर सकते। इसको आप बोलेंगे L प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, जब प्रतिबिंब रूप बनता है तो D का L हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, जिसका नाम होगा L प्लस फ्रक्टोज, या केवल L फ्रक्टोज भी कह सकते हैं। ऐसे डी ग्लूकोज ऐसे ही है, यहाँ पे डी फ्रक्टोज होता है, लेकिन ग्लूकोज प्लस वाला होता है, डी प्लस ग्लूकोज होता है, ये डी माइनस फ्रक्टोज, ये डी माइनस होता है, प्लस नहीं कह देना। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। मान लीजिए देखो, मान लीजिए अगर ग्लूकोज की फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना बनानी है, क्या बनाना हो, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। आप इसको
हेमी एसिटल संरचना भी कह सकते हैं। हेमी एसिटल संरचना। नहीं देखो, मतलब मैंने बताया था ना, हेमी एसिटल को भी एसिटल ही कहा जाता है। कहते ठीक है, हेमी कीटल हेमी एसिटल दोनों हेमी एसिटल ही है। ठीक है, तो फ्रक्टोज की क्या चक्रीय संरचना बनाएंगे, या कह सकते हैं फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना कैसे बनेगी, डी वाले से बनेगी। तो आप इस प्रकार से बनाते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, OH, यहाँ भी OH होगा और इधर OH। ये ओपन फॉर्म है। किससे बनाना है, अल्फा बीटा, इसको आप बोल सकते हैं, इसका नाम है डी माइनस फ्रक्टोज। यहाँ पे देखो, ये सबसे दूरी पर जो कैरल कार्बन होगा ये वाला, इससे बनेगा। जैसे ना ये वाला कुल मिला के आप ऐसा मान सकते हैं ना, ये ऐसा ब्रेक होता है प्लस माइनस में, और ये भी क्या होता है, ये ब्रेक होगा माइनस प्लस में। ये ओ एच जाके बनेगा, ये जो है एच जाके ओ एच बनाएगा, और फिर ओ जाके इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो जब आप देखेंगे ना, तो कार्बन के पास ओ एच आएगा और ये CH2OH और एक COC मिलेगा। जैसे यहाँ से क्या ऑक्सीजन जब जुड़ेगा ये वाला, तो क्या मिलेगा, COC, ईथर का लिंकेज मिलेगा, OH मिलेगा, CH2OH, और नीचे डिफरेंट ग्रुप है। तो और एक और कायरल हो जाएगा। तो जब कायरल होने का चांस होगा, sp2 संकरित कार्बन को कायरल होने का चांस होगा, तो यहाँ पे OH सामने की दिशा में जुड़ सकता है और OH कहाँ हो जाएगा, पीछे। जब OH सामने होगा तो इसको पीछे कर दीजिएगा, CH2OH को पीछे। अगर आप H को जोड़ के OH को सामने करेंगे तो CH2OH पीछे हो जाएगा। अगर आप जो है OH को पीछे करेंगे तो CH2OH कहाँ हो जाएगा, सामने। तो जब आप इसका बनाएंगे क्लोज स्ट्रक्चर, बंद संरचना बनाएंगे, अल्फा वाला बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा पता है, आप लिखिएगा ऐसे, ये यहाँ होगा CH2OH, CH2OH कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, CH2OH, और क्या होगा, पांचवें कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ दें, फिर क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पे H है, इधर OH, इधर OH, H, और OH कहाँ होगा, सामने। अगर मान ले OH सामने होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दूसरा कार्बन इनोमेरिक होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा है, इस बात को जानते रहिए। यहाँ पे दूसरा कार्बन कौन होगा, इनोमेरिक, ये इनोमेरिक है। और अगर इनोमेरिक कार्बन पर OH सामने होगा तो अल्फा बोलेंगे, भाई अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस प्लस नहीं है, फ्रक्टोज माइनस होता है ना, इसका नाम होगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अब बीटा जब बनाएंगे तो उसी को बदल देंगे, यहाँ क्या होगा, CH2OH हो जाएगा और OH पीछे, ये CH2OH था, CH2OH था, और यहाँ करेंगे CH2OH सामने हो जाएगा, और ये जो है इस प्रकार से बनेगा। और आप इसको जोड़ लें, H होगा, OH होगा, OH होगा। यहाँ पे जानते हैं कितने सदस्य रिंग बनेगा, देखो यहाँ पे जो रिंग बनेगा ना, वो बनेगा 1 2 3, इधर है, 4 हो गया ना, 4 1। जैसे ग्लूकोज में जो रिंग बना था ना, वो बना था 6 सदस्य, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन को मिला लिया था ना, पहले कार्बन को लेंगे तो 6 कार्बन होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे कार्बन को बनाया गया, तो दूसरे कार्बन से कितने कुल मिले हैं, 1 2 3 4 और एक 5 सदस्य रिंग बनेगा फ्रक्टोज में जब बनाएंगे भी, पायरिनोज स्ट्रक्चर जब इसका बनाया जाएगा। यहाँ पे फ्यूरेनोज बनाते हैं, इसका बनाएंगे फ्यूरेन के समान। ठीक है, फिलहाल इसको जानिए आप लोग, ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज है, और ये होगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। इसको बनाए फिर इसको
अच्छा देखिए ध्यान से, जो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना बनती है ना, उसमें जो कायरल कार्बन होंगे, ये भी कायरल हो जाएगा ना भाई, CH2OH है, फिर इधर से ये आपका क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, फिर ये इतना बड़ा रिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी। रिंग में 4 होती है, देखो ग्लूकोज में वैसे 4 होती है, रिंग में 5 हो जाती है, साइक्लिक फॉर्म में 5, और फ्रक्टोज में 3 होती है, रिंग में 4, एक बन जाता है, बढ़ जाता है। अब अच्छा अगला क्या पढ़ेंगे हम, फ्रक्टोज की हैवार्थ संरचना। फ्रक्टोज की हैवार्थ संरचना कैसे बनती है, देखो ध्यान से, जो देखो ध्यान से, फ्रक्टोज की हैवार्थ संरचना क्या है कि फ्रक्टोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है उसका मोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सबसे आधुनिक स्ट्रक्चर जो कि आजकल यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि फ्रक्टोज की संरचना को फ्यूरेन रिंग, एक ऐसा रिंग होता है, इस प्रकार से रिंग होता है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन रिंग। इसमें सदस्यों की संख्या देखें, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो आप बोल सकते हैं 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन युक्त रिंग बोल सकते हैं। इसको पूरा मिला के बोल सकते हैं 5 सदस्यीय रिंग, सदस्यों की संख्या 5 है। 5 सदस्यीय रिंग अब कैसे बनाएंगे, देखो अल्फा डी कह सकते हैं ना, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज डी माइनस और बीटा डी माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप इस प्रकार से बनाएंगे, CH2OH, फिर यहाँ पे क्या है, पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, OH हो जाता है, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे CH2OH, ये H नहीं रहेगा, दूसरे कार्बन पे देखें आप लोग स्ट्रक्चर में देखो, CH2OH है, OH भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लेंगे ना, उसके बाद क्या है, OH रहेगा, फिर ये OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे H कर लेंगे, यहाँ OH, यहाँ भी H कर लेंगे, CH2OH OH रहेगा, एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे है, अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार जब बनेगा तो ऊपर होगा तो बीटा हो जाएगा, CH2OH OH होगा, फिर यहाँ पे OH थर्ड कार्बन पे, फिर फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, इसका नाम होता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। यहाँ अगर बात करें, अगर यही एनोमेरिक कार्बन है दूसरा वाला, अगर इसी पे चेंज कर दे विन्यास में, अगर इसी पर विन्यास में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा, OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH नीचे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये OH, ये OH, H कर लें आप इसको, यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा, H रहेगा, OH नहीं। यही तो याद रखना आपको कि यहाँ पे CH2, ये छठवां मतलब ना, 5वें कार्बन पे CH2OH और H होता है, 5वें कार्बन के, ये 5वां कार्बन है इसके पास, दूसरा था, तीसरा, चौथा, ये 5वां, तो CH2OH और H होता है 5वें कार्बन पर, और दूसरे कार्बन के पास CH2OH और OH होता है। ठीक है, तो जो CH2OH और H होगा वो एनोमेरिक नहीं होगा ना, वो जिसपे OH का भी लिंकेज हो और ईथर का भी ना। यहाँ पे क्या है देखो, ईथर का लिंकेज तो 5वें कार्बन पर ही है, पर भी है, लेकिन OH का लिंकेज नहीं है, तो आप इसको एनोमेरिक नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या है, हाँ इसके पास ईथर का लिंकेज, ये ईथर लिंकेज है और ये OH का लिंकेज है, तो यहाँ पे OH नीचे अल्फा बोलेंगे, और यहाँ पे ये वाला OH ऊपर है तो क्या बोलेंगे, बीटा।
बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, या आप इसको बोल सकते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा देखो ध्यान से आ रहे हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, OH नीचे था ना, OH यहाँ पे जो है इसमें जो स्ट्रक्चर में ना लेफ्ट होगा ना, ये ऊपर होना चाहिए, राइट है तो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक होता है ना कि जैसे OH अगर लेफ्ट में होगा ना तो ऊपर हो जाएगा, दाहिनी तरफ होगा तो नीचे हो जाएगा। जैसे OH अगर जैसे यहाँ पे लेफ्ट में है ना तो ऊपर हो जाना है, उसको ऊपर OH को ऊपर लिखेंगे, और अगर राइट में होगा तो क्या लिखेंगे, डाउन। तो यहाँ पे जो है ना इस OH को ऊपर करें आप, और राइट में होगा तो क्या कर लेंगे, तो इस ऐसा बना लेंगे आप, इसमें OH ऊपर रहना है और ये सही रहेगा, इस प्रकार से बने। जैसे अगर OH लेफ्ट में होगा तो उसको ऊपर लिखिएगा, अगर सामने होगा तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इस प्रकार से बनता है। इसका देखो ध्यान से ना, ये बीटा बना नहीं, आजकल इस बीटा का आपके जो बुक में ना बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज किया है आजकल मॉडर्न में ना। इस कार्बन को इधर ला दिया है, इनोमेरिक ये वाला कार्बन, दूसरे कार्बन को इधर कर दिया है और ये वाला कार्बन उधर कर दिया, थोड़ा सा इस कार्बन को दूसरे कार्बन को इधर और पांचवें कार्बन को उधर कर, उसको बदल दिया है। तो जब इसको बदलेगा ना, ये वाला कार्बन इधर आएगा, ये वाला उधर जाएगा, थोड़ा सा परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाएगी, ये ऊपर का नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। इसको आप इसको याद रखें, इसके हिसाब से अगला वाला भी समझ लीजिएगा। ये वाला याद रखें भाई कि ये अपना क्या होता है, OH से स्टार्ट होता है, OH रहता है, फिर ये अपना वाला, इसको याद रखेंगे आप, इस विन्यास को बना के याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे पता है, कि आपका हो जाएगा पांचवा बनाएंगे, तो जब पांचवा बनाएंगे यहाँ पे ठीक ऊपर था ना तो वो नीचे चला आएगा, ये आएगा नीचे, CH2OH हो जाएगा, EH ऊपर हो जाएगा। जब इसको उधर ले आएंगे तो CH2H यहाँ ऊपर है, यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब ये OH नीचे हो जाएगा और CH2OH क्या हो जाएगा, बाकी ये व्यवस्था सेम सेम रहेगी, OH OH, ये भी वही है, ये भी आपका बीटा डी माइनस फ्रक्टोज ही है, इसको लिखो।